आस्था के आंगन में कट्टरपंथी घुसपैठ की। उत्तर प्रदेश के एक मंदिर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने हर सनातनी के दिल को झकझोर दिया है। एक मुस्लिम युवक मंदिर परिसर में बाकायदा चटाई बिछाता है, टोपी पहनता है और नमाज पढ़ता है जैसे ये मंदिर नहीं कोई मस्जिद हो। सवाल यह है कि क्या ये यूं ही हो गया या फिर ये हिंदू आस्था को ललकारने की सुनियोजित साजिश थी। मंदिर में नमाज पढ़ने वाला मुसलमान आखिर है कौन, ये रिपोर्ट देखिए आप। टोपी, चटाई और नमाज, मंदिर को बनाया इबादतगाह, नमाज पढ़ी, माहौल बिगाड़ा, हिंदू आस्था पर जानबूझकर हमला। मंदिर में मुस्लिम युवक घुसा, सांप्रदायिक साजिश को हवा। एक मुसलमान मंदिर में नमाज, यूपी में एक्टिव कट्टरपंथी जमात। ये तस्वीरें देखिए, एक मुस्लिम युवक टोपी पहने चटाई बिछाकर मंदिर के कैंपस में ही नमाज अदा करता हुआ नजर आ रहा है। गौर से देखिए, वो सिर झुकाकर लगातार इबादत कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मस्जिद में करता है, इबादत गाह में करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब हो रहा है एक हिंदू मंदिर में, एक ऐसे देवस्थल में जहां का हर कोना हिंदू आस्था का प्रतीक होता है। एक मुसलमान की ये इबादत किसी मस्जिद में हो रही होती तो ठीक था, लेकिन ये इबादत हिंदू मंदिर के पवित्र परिसर में हो रही थी। ये वीडियो बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के ग्राम पापड़ के ब्रह्मदेव देवस्थान का बताया जा रहा है। वायरल होते ही इस वीडियो ने हिंदुओं में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। गलत है, गलत क्यों ना है? हम भी मना सही करेंगे, का गलत क्या है? गलत काम तो गलत है कि क्यों पड़ी का जरूरी तुम्हारा दिमाग तो खराब है। तो लग रही है, मगर हम लोगों ने उन्हें चिल्लाया कि देखो अगर हमारे तुम्हारे मजहब में कोई अगर पड़े आगे मस्जिद के सामने कोई तो उन्हें भी बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। गलत है, किसी आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल उठने लगे कि क्या सिर्फ एक धार्मिक भूल है या फिर एक सोची समझी साजिश। क्या ये मुसलमान वाकई नमाज पढ़ना चाहता था या फिर ये एक प्रयोग था हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए। वीडियो को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि युवक अकेला नहीं है। न सिर्फ उसने पूरे इत्मीनान से चटाई बिछाई, बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी मौजूद है। यानी ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, बल्कि पहले से प्लान्ड एजेंडा है। मंदिर जहां घंटे और शंख बजते हैं, पूजा होती है, मंत्र गूंजते हैं, वहां सजदे में सिर टेकना और नमाज पढ़ना क्या धार्मिक सौहार्द का प्रतीक कहा जाएगा, या फिर ये वो कट्टरपंथ है जो सीमाओं को लांघकर आस्था पर हमला कर रहा है। इस मुस्लिम युवक ने मंदिर में नमाज क्यों पढ़ी? क्या ये उसके मन की उपज थी या किसी और के इशारे पर की गई हरकत? क्या उसे किसी कट्टरपंथी संगठन ने उकसाया? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर में नमाज पढ़ने वाला शख्स आखिर है कौन? फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सोचिए, अगर यही हरकत कोई हिंदू युवक किसी मस्जिद में करता, वहां बैठकर आरती करता या गीता पाठ करता, तो अब तक देश में हंगामा मच गया होता। मंदिर जो हिंदू आस्था का पवित्र केंद्र होता है, वहां इस तरह की हरकत करने की हिम्मत अगर कोई उठा रहा है तो इसका साफ मतलब है कि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां योगी आदित्यनाथ का शासन है, जहां सनातन के खिलाफ हर एक साजिश को नस्तनाबूद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में अब बात करते हैं मुहर्रम से पहले मुस्लिमों के ईरानी प्रेम की, जिसकी दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। ईरानी सेना के बड़े लीडरों और शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक नेताओं का समर्थन किया गया। साथ ही काले झंडे लगाकर इजरायल का खुलेआम विरोध भी किया गया, जिस पर बवाल मच गया। यूपी टू एमपी लगे खामेनेई के पोस्टर, मुहर्रम से पहले मुस्लिमों का खामेनेई प्रेम। ये दोनों तस्वीरें दो अलग अलग शहरों, मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तर प्रदेश के उन्नाव की हैं, जहां मुसलमानों का खामेनेई प्रेम सड़कों पर इन पोस्टरों के जरिए दिखाई दिया। मुहर्रम से पहले इन पोस्टरों को खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर लगाकर ईरान का समर्थन किया गया, खामेनेई को ग्लोबल लीडर बताया गया और इजरायल का विरोध किया गया, जिस पर अब बवाल मचा है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुहर्रम से पहले ईरानी डेरे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, ईरानी सेना के लीडर्स और शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। साथ ही पूरे इलाके में काले झंडे लगाकर इजरायल का विरोध किया गया। इनके
राष्ट्रपति खामनेई और उसके अलावा वहाँ के अलग अलग धर्म गुरुओं के और सैन्य अधिकारियों के पोस्टर लगाए गए हैं। और ईरान इजराइल के युद्ध के बाद जो यह पोस्टर मुहर्रम से पहले ईरानी डेरे में लगाए गए हैं, जिसमें आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो ये काले झंडे आपको नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं झंडों के साथ यहाँ पर आपको जो वहाँ के धर्मगुरु हैं उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कई जगहों पर शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक और सैन्य नेताओं अयातुल्ला अली खामनेई, अली अल सिस्तानी, जनरल मोहम्मद बाघेरी, कासिम सुलेमानी और अयातुल्ला खोमेनी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। शहर की सड़कों पर इस तरह से ईरानी नेताओं के समर्थन में पोस्टर लगाए गए तो इस पर बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया तो मामले में सियासत भी गरमाने लगी। कि ईरानी डेरे से तत्काल वो झंडे हटाए जाएं, पूरे स्टेशन क्षेत्र में झंडे लगाए गए। अगर भारत में ईरान के झंडे लगाकर और साथ में ईरान का समर्थन करना एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि सरकार तत्काल वहां से ईरानी डेरे से ईरान के झंडे हटाए, पोस्टर हटवाए। यहाँ इस प्रकार के जो देश विरोधी तत्व हैं, भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां अगर कोई करने का प्रयास करता है, शासन प्रशासन जरूर गंभीरता से ध्यान दिया होगा और ऐसा कुछ होगा तो जरूर उस पर एक्शन होगा। खामनेई के खुलेआम समर्थन और इजराइल के विरोध पर मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील सामने आई। खामनेई साहब जो हमारे शिया धर्म गुरु हैं, वो रहते ज़रूर ईरान में हैं, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड के धार्मिक गुरु हैं। यानी जहाँ जहाँ भी शिया कम्युनिटी है वहाँ के लोग उनको फॉलो करते हैं अपने धर्म में और उनके कहे अनुसार जो है वो चलते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो रहते ईरान में हैं लेकिन वो सबके धर्म गुरु हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं, यूपी के उन्नाव में भी भाईजान का खामनेई प्रेम सड़कों पर दिखाई दिया। वहाँ मोरवा इलाके के सैयद बाड़ा मोहल्ले में एक इमारत की दीवार पर खामनेई का बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसमें खामनेई की तस्वीर के साथ ग्लोबल लीडर और हमारा नेता हमारी शान लिखा गया था। बताया गया कि इस पोस्टर को वहां शिया समुदाय की तरफ से लगाया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खामनेई के पोस्टर को हटा दिया गया। भोपाल से दीपक द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। और अब खबर मुंबई से है, जहां पूरे शहर के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है, जिसके बाद मुंबई अब वो शहर बन गया है जहां किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस अभियान को मुंबई पुलिस ने सभी धार्मिक पक्षों से बातचीत के बाद उनकी सहमति से पूरा किया। देखिए जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में योगी मॉडल, 1500 लाउड स्पीकर डाउन। मुंबई के धार्मिक स्थल अब लाउड स्पीकर मुक्त। मुंबई देश का वो शहर बन गया है जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा समेत सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, जिसके बाद मुंबई धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये अभियान पूरे मुंबई में पिछले 2 महीनों से बिना किसी शोर शराबे के चल रहा था, जिसमें फडणवीस की फोर्स ने सभी धार्मिक पक्षों से बातचीत कर मामले को शांति से सुलझाया और इस अभियान को पूरा किया। मदनपुरा के इस मस्जिद से जो है पुलिस प्रशासन ने लाउड स्पीकर जो है वो उतरवाए हैं। आपको बता दें, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर विपक्ष के तरफ से जो है सरकार के साथ एक बैठक भी की गई, जिसमें अब्बू अजीम आजमी समेत तमाम विपक्ष के नेता जो है, अजीत पवार से भी उन्होंने मुलाकात की और बैठक की, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ भी जो है अब्बू आजमी की मुलाकात हुई है। और इन सबके बीच जो है किसी भी तरह का निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। मुंबई के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस अभियान की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती को सौंपी थी, जिनकी टीम ने सभी धार्मिक स्थलों से करीब 1500 से ज्यादा लाउड स्पीकरों को उतारा। जहां कहीं विरोध के हालात बने तो लोगों से बात कर मामले को सुलझाया गया
ताकि किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव न फैले। इस पूरे कार्रवाई के पीछे प्रशासन का तर्क ये है कि 2025 जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था, जिसमें ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर जो है अनिवार्य नहीं होता है। यही तर्क मुंबई पुलिस का है और मुंबई पुलिस का दावा है कि अब तक तमाम सारे धर्म स्थलों से तकरीबन 1500 लाउड स्पीकर जो है वो उतरवा दिए गए हैं। इससे पहले लाउड स्पीकर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फैसला आया था। जनवरी 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 हाउसिंग सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई की थी। याचिका में सुबह के समय अजान के दौरान मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से शांति भंग होने का दावा किया गया था। इसे ध्वनि प्रदूषण नियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन बताया गया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया था कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का मौलिक हिस्सा नहीं है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसके बिना उसके धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। लाउड स्पीकर का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में पिछले कुछ समय से विवाद की वजह बना हुआ है और इस विवाद के बीच मुंबई के धार्मिक स्थलों को लाउड स्पीकर से मुक्त कराया जाना सीएम फडणवीस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसे सभी धार्मिक संगठनों के सहयोग और सहमति से पूरा किया गया। इंडिया के लिए मुंबई से नीतीश झा की रिपोर्ट। और राजनीति में अब खबर बिहार से, जहां चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने सियासी दांव पेच तेज कर दिए हैं। मौका वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रैली का था, जिसका आयोजन मुस्लिम संगठनों ने आज पटना की गांधी मैदान में किया था, लेकिन यह पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा नजर आया, जहां आरजेडी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को उसकी नीतियों पर घेर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग इस एहतजाज को जारी रखेंगे। ये काला कानून है, हम लोग इसको हरगिज नहीं मानेंगे। ये मेरा अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए हमें निवेदन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये काला कानून को हटाए। पटना के गांधी मैदान में आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लाखों की तादाद में लोग जुटे। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में इस रैली का आयोजन इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर किया था। आज 29 तारीख को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ की एक जलसा का आयोजन किया गया है। इमारत शरिया पटना ने इसका आयोजन किया है। आपको दिखाते हैं ये मंच है और दूसरी तरफ भीड़ दिखाते हैं गांधी मैदान के अंदर। ये पटना के गांधी मैदान में ये तमाम लोग पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल समेत पूरे देश से लोग यहाँ आए हैं। वक्फ कानून के विरोध में हुए सम्मेलन में जुटे लोगों ने एक सुर में वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की। देश में काला कानून नहीं चलेगा, इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। हम लोग नीतीश कुमार को सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमारा समर्थन करें और इस औकाफ के सिलसिले में जो कानून लाया गया है आपके समर्थन ही की वजह से भी लाया गया है। आप भी हमारे इस रिजेक्ट करने में आप इसका सहयोग करें। सरकार हम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। अगर सरकार वक्फ बिल कानून को नहीं हटाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में हम उसको ऐसा रिजल्ट देंगे कि आने वाला समय और उसका पूरा सिस्टम खराब कर देंगे। मौका वक्फ कानून के विरोध का था, लेकिन इसमें भी सियासत पूरी तरह से हावी रही। इस दौरान विपक्षी दलों की मंच पर एकजुटता भी देखने को मिली। मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पप्पू यादव समेत कई दिग्गज एक साथ नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर जमकर हमला बोला। ये लोग पहले गरीबों का संविधान में जो मिला अधिकार, वोट का नाच मतलब छोड़ का नाच, ये हम लोगों से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिए। जिससे उसमें हम सब लोगों को एक होकर के इस न्याय को जो है निर्वहन करना है। सभी सोशल जिस वक्त तेजस्वी मंच से बोल रहे थे, उसी समय एक ड्रोन वहां तेजी से आया जो पोडियम से टकरा गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए तेजस्वी भी हड़बड़ा गए
और बीच में ही उन्हें अपना संबोधन रोकना पड़ा। इस मौके पर रैली में शामिल हुए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार पर संविधान को नहीं मानने का आरोप लगाया। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। केंद्र और एनडीए गठबंधन पर हमला हुआ तो बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मुस्लिम समुदाय के लोगों के ये लोग बरगला रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आज गरीबों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लागू किए और बहुत सारे काम किए, आज उसका लाभ हर लोग उठा रहे हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मौका कोई भी हो, विपक्षी दल केंद्र और एनडीए गठबंधन को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे, जिसकी तस्वीर आज पटना के गांधी मैदान में भी देखने को मिली, जब वक्फ कानून के विरोध में आयोजित हुई रैली पूरी तरह से सियासी रंग में रंगी नजर आई। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में एक बार फिर भीड़ जुटी, भगदड़ मच गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पिछली घटनाओं से प्रशासन ने क्या सबक लिया? इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। हाल ही में हुए बेंगलुरु और इससे पहले महाकुंभ में हुई भगदड़ से बाकी राज्यों के प्रशासन ने क्या सीखा? इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बस एक्शन, सस्पेंशन और जिम्मेदारी के नाम पर ट्रांसफर का दिखावा किया गया। लेकिन भीड़ जुटती है तो भगदड़ क्यों मचती? प्रशासन क्राउड कंट्रोल करने में क्यों फेल हो जाता है? पुरी में भी यही देखने को मिला। भगदड़ क्यों मची, देखिए इस रिपोर्ट में। रथ यात्रा में मौत की भगदड़, बेगुनाहों का गुनहगार कौन? पुरी में भीड़ जुटी, भगदड़ मची, प्रशासन कहां था? ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर सुबह 4:20 पर हुई, जब भक्तों की भीड़ नंदी घोष रथ के जग दर्शन के लिए शरदावली के पास इकट्ठा हुई थी। दर्शन करने के चक्कर में अचानक से भगदड़ मची और 3 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं और 1 पुरुष मृतकों में शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बार प्रशासन ने बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। घटना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ भक्तों से माफी मांगी, सुरक्षा में चूक पर जांच की बात कही, लापरवाही को अक्षम्य बताया और एक्शन लेते हुए पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। डीएसपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाथी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया। श्रद्धालुओं के परिवार वालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त की देखरेख में विस्तृत प्रशासनिक जांच के आदेश भी दिए हैं। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ सवाल जिनके जवाब प्रशासन और अधिकारी नहीं दे रहे हैं, वो ये कि जब सुबह भगदड़ मची तो प्रशासन था कहां? क्या मौके पर उचित फोर्स मौजूद थी? क्या पुलिस क्राउड कंट्रोल करने में फेल रही? और रथ यात्रा में भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? पुलिस फोर्स कोई नहीं था और जो भी पुलिस था वो कुछ काम के नहीं था और सब भक्त भी कंप्लेन करते हैं। इसीलिए सरकार इसको देखना चाहिए और जो सब कार्रवाई करना है, जो इसका खिलाफ किया है, इसको विरुद्ध सच्चा कार्यानुष्ठान होना चाहिए। इस हादसे से 2 दिन पहले भी भक्तों की भीड़ बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हुई थी। गर्मी और उमस से बेहोश हुए कुछ भक्तों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। अभी 8 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और भक्तों की भीड़ के साथ सराबोर होगी और इसीलिए हादसे के बाद अब मंदिर प्रशासन सरकार से फोर्स बढ़ाने और भीड़ कंट्रोल करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग कर रहा है। हालांकि सुबह भगदड़ क्यों हुई, ये लापरवाही किसकी थी, इसका जिम्मेदार कौन था, यह सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।
उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में पहले तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, फिर पार्टी टूटी और उसके बाद उन्होंने जो है बात करेंगे महाराष्ट्र में छिड़े भाषा पर सियासी युद्ध की। राजनीति की जमीन पर कैसे बिछाई जा रही है मराठी बनाम हिंदी की जंगी बिसात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मराठी वर्सेस हिंदी भाषा पर सियासी जंग छिड़ी। चुनाव में हारे तो अब उद्धव मराठी के सहारे। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति को लेकर हंगामा जारी है। शिवसेना उद्धव गुट ने आजाद मैदान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए सरकारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि 2022 में जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब खुद उन्होंने 3 भाषाओं को समर्थन देते हुए हिंदी को भी मान्यता देने वाला सरकारी आदेश जारी किया था। अब उद्धव चुनाव हारने के बाद अपने ही आदेश को मुद्दा बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो फरवरी महीने में उन्होंने स्वयं फैसला लिया, एक कमेटी का गठन किया और गठन करके बच्चों पर हिंदी लादने का, जबरन लादने का फैसला लिया। अब बच्चों का अधिकार होना चाहिए कौन सी भाषाओं स्वीकार करें। और अब राजनीति के स्पेशल सेगमेंट में बात ऑपरेशन ब्लाइंड स्पॉट की। जी हां, जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर का माहौल पूरी तरह सुरक्षा कवच में लिपटा नजर आ रहा है। पाकिस्तान से सटी सीमा पर बीएसएफ का सर्च एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन तेज हो गया है। सांबा सेक्टर के घने जंगलों, झाड़ियों और सीमाई इलाकों में बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। मेटल डिटेक्टर, खोजी दस्ते, निगरानी ड्रोन, हर हथियार, हर तकनीक इस तलाशी अभियान में झोंक दी गई है। बीएसएफ का मकसद बहुत साफ है, एक भी संदिग्ध हरकत बच नहीं पाएगी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, कंट्रोल रूम से सीधा तालमेल रखकर जवान हर पाकिस्तानी साजिश पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की नजरें हर साल इस यात्रा पर होती हैं, इसलिए भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। बाबा बर्फानी के भक्त निडर होकर यात्रा करेंगे। देखिए सांबा से रवि शर्मा की यह रिपोर्ट। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई 3 जुलाई को। उससे पहले बीएसएफ की तरफ से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई हरकत ना की जाए, जिसके चलते यहाँ पर आप बीएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी तरफ से एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। पूरा जंगल का जो इलाका है, यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं पूरे जंगल को खंगाल रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत यहाँ पर ना की जाए जो जंगल का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें जो है वो इस तरह की गई है कि यहाँ पर टनल्स बनाए जाए, ड्रोन ड्रॉपिंग की जाए और घुसपैठ की जाए, जिसके चलते यहाँ पर बीएसएफ के जवान, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बीएसएफ के जवान लगातार जो है वो इस वक्त यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चला रहे हैं। जंगल का जो पूरा इलाका है वहां पर इस पूरे जंगल को जो है वो बीएसएफ के जवान जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर इस वक्त खंगाल रहे हैं ताकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत यहाँ पर होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जा सके। लगातार हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो किस तरह से पूरा कम्युनिकेट यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जो बीएसएफ के इस टीम के कमांडर हैं वो बिल्कुल इनके साथ साथ यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये जंगली इलाका है और अक्सर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो किए जाते हैं, जिसके चलते इस वक्त बीएसएफ के जवान लगातार बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चला रहे हैं ताकि यहाँ पर सुरक्षा जो है उसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कोशिश करता है कि जो उसकी बुरी नजर है वो यहाँ पर पड़े और उसी बुरी नजर से बचने के लिए ताकि सुरक्षा जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर बीएसएफ की तरफ से बड़े पैमाने पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आप रवि शर्मा की रिपोर्ट सांबा सेक्टर से देख रहे थे, लेकिन देखिए जरा किस तरह अमरनाथ यात्रा से पहले यह ऑपरेशन सर्च एंड क्लीन चलाया जा रहा है। विशेष रूप से जंगल और झाड़ियों की गहन तलाशी ली जा रही है, खास तौर से ऐसे संदिग्ध इलाके जहां पर हो सकता है कि कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि नजर आए, वहां पर विशेष रूप से कोशिश की जा रही है। जंगल के अंदर कई बार सुरंगें बनाकर भी आतंकवादी छिप जाते हैं, तो ऐसी
कहीं पर सुरंग तो नहीं बनाई गई, इसकी भी जांच की जा रही है और सीमा पर हर घंटे बीएसएफ मूवमेंट कर रही है। तो दुनिया के कई देशों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं भारत के पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादलों का आपातकाल है। पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदान में पानी ही पानी दिख रहा है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल कैसे हैं भारत के कई राज्यों के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तरकाशी में बादल फटा, कई मजदूर लापता, दरकते पहाड़, आफत में जान, रेस्क्यू ऑन। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसलिए रेलिंग के अंदर ही नहाएं, रेलिंग के बाहर न जाएं। बादलों की दहाड़, तबाही बेशुमार। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही। ये तबाही की तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आज सुबह बादल फटने से मजदूरों का कैंप उसकी जद में आ गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कैंप के अंदर 19 मजदूर मौजूद थे, इनमें से कई मजदूर लापता हैं। प्रशासन के मुताबिक इन इलाकों में पहले कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ, इसे बाकी जगहों की तुलना में सेफ माना जाता रहा है, लेकिन नई जगह पर लैंडस्लाइड ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल होटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होटल के ठीक बगल में ही मजदूरों का कैंप था। और भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में मौसम बदल रहा है, बादलों का कहर बरस रहा है। चीन, पाकिस्तान, जापान या फिर वियतनाम, हर जगह आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत चीन की है, जहां शहर के शहर डूब गए हैं, जबकि पाकिस्तान में हालत और खराब है। वहां पर कैसे हालात हैं, बादलों ने कैसे लगा दिया है आपातकाल, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के कई देशों में बादलों का कहर बरस रहा है। बाढ़ बारिश से जिंदगी तबाह हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपना इलाका और घर गाड़ी छोड़कर कैंप में शरण लेनी पड़ रही है। चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, जापान और मेक्सिको आसमानी आफत झेल रहे हैं। इन देशों के कई शहर बादलों की मनमानी झेल रहे हैं। आइए अब इन 5 देशों में बादलों ने जो तबाही मचाई है उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, जो दिल दहलाने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप वहां के हालात समझ सकते हैं। चीन भी इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि नदियों के आसपास के शहर और गांवों में पानी भर चुका है। नॉर्थ वियतनाम में बाढ़ का पानी बिल्डिंग्स और रिहायशी इलाकों में भर गया है, जबकि जापान के कामाकुरा और कानागावा शहर तो जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से जापान के कई शहर बाढ़ से जूझ रहे हैं। जापान के अलावा मेक्सिको आसमानी आफत का शिकार है। चिल्पेसिंगो, गुरेरो और मेक्सिको जैसे शहरों में पानी ही पानी दिख रहा है, जबकि सबसे ज्यादा हालत खराब तो पाकिस्तान की है, जहां खैबर में कई लोग डूब चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क और पेरिस भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। पेरिस के मेट्रो स्टेशन में पानी घुस गया, तो वहीं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क इलाके में पानी ही पानी दिख रहा है। वियतनाम से आई बाढ़ की ये तस्वीरें देखिए। नॉर्थ वियतनाम में भारी बारिश की वजह से पानी शहरों में घुस चुका है। बिल्डिंग और पार्किंग में ऐसे घुस रहा है जैसे जलप्रपात। पानी की स्पीड से लग रहा है कि इसको रोकना मुश्किल है, ये तबाही लाकर ही रहेगा। कांगनिंग प्रोविंस में जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ दिख रहा है कि बाढ़ का पानी टाइम्स गार्डन अपार्टमेंट में भर रहा है। मेक्सिको में बाढ़ ने शहरों में तबाही मचा रखी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को पैदल चलना खुद को जोखिम में डालने जैसा है। कई शहरों में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ बारिश से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। खैबर के स्वात नदी में आई अचानक बाढ़ से पाकिस्तान में बड़ा हादसा हो गया। 17 लोगों का एक परिवार स्वात नदी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आया था। लोग नदी में सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि कई लोग लापता हैं। साउथ चीन के राज्यों में भी बाढ़ से हालात खराब हैं।
ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए, जिसमें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में ही शहर बसा दिया हो। चीन के कई शहरों में ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ की वजह से अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग तो लापता भी हो गए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बाढ़ की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, बदलते मौसम की वजह से चीन, पाकिस्तान, मेक्सिको, जापान और वियतनाम बाढ़ बारिश से तबाही और बर्बादी झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बादलों की मनमानी से कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। और जब हुकूमत जुल्म की भाषा बोलती है तो जवाब बारूद के जरिए मिलता है। जो हुकूमत दशकों से बलूचिस्तान की रगों में जहर घोल रही थी, अब उसी जहर का असर पाकिस्तान की नसों में घुलने लगा है। बलूच रिपब्लिकन गार्ड हो या बलूच लिबरेशन आर्मी या फिर टीटीपी, तीनों मिलकर पाकिस्तान की नींव हिला रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान को बहुत मार रहा है। ट्रकों में आग, फौज पर हमला, पाकिस्तान को बहुत मार रहा बलूचिस्तान। टीटीपी, बीएलए, बीआरजी, तीन तरफ से लहूलुहान पाकिस्तान। और भड़की बगावत की आग, शहबाज को हर मोर्चे पर मार। जब जुल्म हदें पार करता है तो इनकलाब जन्म लेता है। बलूचिस्तान की तपती जमीन पर यही इनकलाब अब बारूद की शक्ल में फूट रहा है। पाकिस्तान की सत्ता और सेना ने दशकों तक बलोचों को कुचलने, डराने और दबाने की कोशिश की, लेकिन अब हालात पलटते नजर आ रहे हैं। जिन घावों को पाकिस्तान की हुकूमत ने सालों तक नजरअंदाज किया, आज वही घाव उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर इस्लामाबाद की नींव हिला रहे हैं। ट्रकों में लगाई गई आग, जाफर एक्सप्रेस पर हमला, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती धमाका, ये उस संगठित बगावत के हिस्से हैं जिसने अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को एक्सपोज कर दिया है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां बलोच फाइटर्स का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। बलूच आर्मी के मुताबिक पूरे इलाके में लगातार खनिज चोरी हो रही है, जिससे गुस्साए बलोच फाइटर्स ने खनिज चोरी कर ले जाते वक्त ट्रकों में आग लगा दी। बलोच फाइटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की शह पर ही पूरे इलाके में खनिज की चोरी हो रही है। ये ट्रक में लगी आग तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के काफिले पर हमला हो गया। इस खतरनाक हमले में 13 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई, जबकि 10 पाकिस्तानी जवान घायल हो गए। ठीक 12 दिन पहले पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस भी एक धमाके के बाद पटरी से उतर गई थी, और इस हमले की जिम्मेदारी भी बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने ही ली थी। विस्फोट से ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ वक्त पहले ही इसी जाफर एक्सप्रेस को बलूचियों ने हाईजैक भी कर लिया था। कुल मिलाकर बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन गार्ड या टीटीपी, ये सब अपने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी की बखिया उधेड़ रहे हैं। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और सेना मिलकर बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों की खुलकर लूट कर रहे हैं। बहुमूल्य खजाने बलूचों की जमीन से निकाले जा रहे हैं, लेकिन बलूच जनता के हिस्से में सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और फौजी बूटों की धमक है। इसी शोषण के खिलाफ अब उठ रहा है प्रतिकार, और ये प्रतिकार अब बंदूक और बारूद की भाषा बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। पाकिस्तान आतंकियों के लिए तो जन्नत है, लेकिन आजाद ख्याल लोगों के लिए कब्रगाह। कुछ दिनों पहले टिकटॉक गर्ल सना यूसुफ की हत्या कर दी गई। अब एक और आजाद ख्याल लड़की की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान उसके परिवार को उठा ले गए, उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके पीछे मकसद यही कि एक औरत, एक लड़की तो कम से कम शहबाज और मुनीर का सच मुल्क को न बताए। ऐशाल की आवाज से हिल गई हुकूमत पाकिस्तान। इमरान खान का समर्थन तो परिवार का अपहरण। मासूम ऐशाल पर वार, हाफिज अजहर पर हुकूमत मेहरबान। शहबाज, एक बच्ची ने तुम्हारा सच दुनिया को दिखा दी। इस्लामाबाद की रहने वाली इस पाकिस्तानी लड़की का नाम है ऐशाल हनी। सोशल मीडिया पर ऐशाल के कई फॉलोअर्स हैं और वो इमरान खान की इतनी बड़ी समर्थक है कि उसकी प्रोफाइल पर पोस्टेड वीडियोज में शहबाज शरीफ के अत्याचार से पीड़ित, शोषित पाकिस्तानियों की ना जाने कितनी कहानियां हैं। लेकिन पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ बोलना, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कोसना इस लड़की को भारी पड़ गया। पाकिस्तानी पुलिस ने उसके परिवार वालों को उठा लिया और उन्हें प्रताड़ित कर रही है। ऐशाल के पिता पर, उनके रिश्तेदारों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं,
इसका कारण भी ऐशाल को बताया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कहना है कि मेरे परिवार को ले जाकर सबसे बुरी यातनाएं दी गई, आंखों पर पट्टी बांध दी गई, कपड़ों से चेहरा ढक दिया गया और उन्हें अज्ञात जगहों पर ले जाकर धमकाया गया। वो सवाल उठा रही है कि क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैंने पाकिस्तान पर हमला किया है? क्या मैंने बंदूक उठाई है? क्या इमरान खान समर्थक होना गुनाह है? क्या पाकिस्तान में लड़की होना गुनाह है? पाकिस्तान में लड़कियां क्यों नहीं बोल सकती? ऐशाल ने जो हिम्मत दिखाई वो दूसरी लड़कियां क्यों नहीं दिखा पाती? इसका